चलिए डियर, अब यहाँ देखते हैं हमारा क्या डिस्कवरी किस तरह से हुई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो बेसिकली देखो, जब हम ये पढ़ रहे हैं तो अब आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैं एक बार और रिवाइज कराता हूँ। हमने कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट देखा था अभी, तो उसमें क्या हो रहा था, फिर से मैं आपको चलो ले भी चलता हूँ उधर ही वापस। तो उसमें ये हो रहा था, ये देखिए कि यहाँ से क्या हो रहा था, आपका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जा रहे थे। कहाँ पे? एनोड पे। क्यों जा रहे थे एनोड पे? क्योंकि उनके पास में नेगेटिव चार्ज होता है और उनको पॉजिटिव की इच्छा होती है जाने की। तो जब वो नेगेटिव आपका एनोड तरफ जा रहा था तो हमको एक पाथ क्लियर नज़र आ रही थी, जो कि वो उस गैस जो मौजूद थी उसमें, उसकी वजह से। तो जब हमको ये बात पता चली तो हमको पता चला कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या हुआ कि उन्हीं वैज्ञानिक लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया इस ट्यूब में। और जिसकी वजह से हमको क्या है, प्रोटॉन भी शो होने लगे। और वो कैसे हुए हैं, क्या हुए हैं, वो हम जरा बुक को पढ़ते हैं और समझते हैं। आइए जरा। तो हुआ ये कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की हमने जो बात करी थी अभी, है ना, कैरिड आउट हो रहा था किसमें? एक मॉडिफाइड कैथोड रे में, है ना। इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, जो हमने कैथोड रे ट्यूब थी ना उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। और इसकी वजह से हमने एक कैनल रे को बना लिया वहाँ पे। अब ये कैनल रे कुछ और नहीं है बल्कि एक रे बनेगी वहाँ पे, एक तरह की यहाँ पे ऐसे करके ऐसी लाइन बनती नजर आएगी उस ट्यूब में। उसी को कैनल रे कह रहे हैं आप, ठीक है। और वो कैनल रे किसकी वजह से बन रही है? क्योंकि वहाँ पे आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, वो हम यहाँ पे देखते हैं। नीचे क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, अनलाइक कैथोड रे, मतलब कि जैसा हमने कैथोड रे में देख रहे थे उसके विपरीत यहाँ पे क्या समझ आ रहा है हमको, कि जो मास दिख रहा है हमको किसका, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, डिपेंड कर रहा है किसके? नेचर में, गैस के। मतलब कि ये हुआ कि अभी हमने जब इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी उस कैथोड रे ट्यूब में, तो उसमें क्या हो रहा था कि हम किसी भी प्रकार की गैस ले लें, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ले लें, कुछ भी ले लें, है, या किसी भी तरह का वोल्टेज कर लें, क्या कर लें, तो उसमें क्या हो रहा था, हमको कोई भी चेंज नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, आप जैसी प्रकार की गैस ले रहे थे उस प्रकार का वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज नज़र आएगा आपको। मतलब कि कुल मिला के ये गैस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है, ठीक है, स्पेसिफिक गैस के लिए स्पेसिफिक चार्ज आपको नज़र आएगा। और ये चार्ज कुछ और नहीं है बल्कि उन गैसेस का जो आयंस है, जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे आपने हाइड्रोजन गैस भर दी उसमें, या फिर आप जो भी आप गैस भरोगे वो आपके ऊपर है, और वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन ये मिली हमको कि जो चार्ज टू मास रेशियो है उन पार्टिकल का, वो डिपेंड कर रहा है गैस पे। फिर से वही बात हो गई कि यहाँ पे जो चार्ज टू मास रेशियो निकल के आया कि कितना चार्ज है और कितने मास पे, तो वो डिपेंड कर रहा है गैस पे, आप कौन सी गैस ले रहे हो, ठीक है। ये आपका निकल वहाँ से आया बात। दूसरी चीज निकल के आई कि कुछ कुछ ऐसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज के। मतलब देखो क्या है ये, कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपको दिख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो आपके मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज के। इसका ये मतलब है कि वहाँ पे वो सब कुछ क्या है, मिल के आपको दिख रहे हैं, ठीक है। उनका आपको एक मिल के दिख रहा है आपका, कि मतलब वो ऐसे हैं आपका, या तो वो +1 चार्ज दिखा रहे हैं, या +2 चार्ज दिखा रहे हैं, या +3 चार्ज दिखा रहे हैं। ऐसे करके वो वहाँ पे चार्ज शो करेंगे। अब ये सब एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पे शो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमको दिख रहा है, काउंट कर रहे हैं। वो सब ये साइंटिस्ट लोगों ने वहाँ पे करा, उसके बाद में ये चीज़ें उन्होंने लिख के हमको दी हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर हमको वो एक्सपेरिमेंट करके बताओ, तो मैं कुछ इमेजेस वगैरह लगा दूंगा यहाँ पे, जैसे आप देख लेना। लेकिन क्या है, इसको करना बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ हो जाती है ना, तो ऐसे आप हम नहीं कर सकते उसको। फिर अगली ऑब्जर्वेशन क्या मिली, देखिए जरा। तो अगला ये मिला कि जो बिहेवियर है इन पार्टिकल का, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट है, जो कि हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा था। मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे तो वो ऊपर की ऐसे जा रहा था ना, तो इसमें क्या हो रहा है, इसके विपरीत जा रहा है वो। मतलब ये कि मैं आपको फिर से ले जाऊं इधर पे समझाऊं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो इलेक्ट्रिक जो पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो यार, पॉजिटिव यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो यहाँ तो अभी क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन तो इधर इलेक्ट्रिक जब फील्ड दे रहे थे ऐसा खींचे चला आ रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो वो रिपेल करेगा। मतलब कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज क्या हो रहा है, वो सी पे जाके हिट कर रहा है। और वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं तो वो आपका कहाँ पे, ए पे हिट कर रहा है, ठीक है। तो इनका हमको विपरीत एक नेचर देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ें जरा। अब अगली बात देखिए, जो आपका स्मॉलेस्ट
एंड द लार्जेस्ट जो पॉजिटिव आयन था वो आपका हुआ वो हाइड्रोजन की गैस से हुआ, मतलब जब हमने उसमें हाइड्रोजन की गैस को फिल करा तो उससे हमको सबसे हल्का और सबसे लाइटेस्ट जो है पॉजिटिव आयन वहाँ पे मिला, जिसको कि हमने नाम दे दिया प्रोटॉन करके। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, तो आप बता देना केएनएल रे का यूज़ करके हुई। ठीक है, बढ़िया भाई साहब। और ये जो आपका क्या है, कब हुआ था, और ये 1919 का एक रिएक्शन वो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें। बाद में जाके हमें ऐसी नीड हुई, अ नीड वाज फेल्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूंट ऑफ एन एटम। मतलब कि बाद में जाके ये भी समझ आया हमको कि यार इसको जो है हमको इस एक एटम में एक न्यूट्रल पार्टिकल को भी नीड होती है, ऐसा यदि वो नहीं होगा तो वो स्टेबल नहीं रहेगा एटम। तो वो न्यूट्रल पार्टिकल कुछ और नहीं था बल्कि वो न्यूट्रॉन था, जिसको कि डिस्कवर करा चैडविक ने 1932 में। और ये कैसे कराया इन्होंने, बॉम्बार्ड कराया एक थिन शीट को बेरिलियम की आपकी, जिसको किससे, अल्फा पार्टिकल से। तो वहाँ से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा और उससे ये बात समझे। ठीक है, तो ये बात आपको निकल के आ गई। जब आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल के पास में अपना मास था, वो आपका हैविंग अ मास स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा था प्रोटॉन से। ठीक है, तो वो वहाँ पे आपको दिखे। और जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ से समझ आई हमको, है ना, द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दीज फंडामेंटल पार्टिकल की आपको टेबल 2.1 में दे दी गई है। तो मैं आपको टेबल 2.1 पहले दिखा देता हूँ, तो उसके बारे में आपको पहले समझ लो। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो है आपका सिंबल इसका ई है, और इसमें जो इसका चार्ज है वो लगभग लगभग कितना है, माइनस का 1.602176 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और रिलेटिव चार्ज इसका माइनस का 1 होगा। अब ये रिलेटिव चार्ज कोई वो चार्ज नहीं है, मतलब कि ये है कि एक जो इलेक्ट्रॉन का हम रिलेटिव जो चार्ज निकालेंगे कि लगभग लगभग मान के, तो वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, नेगेटिव बने, इसको हमने वो कहने के लिए बोल रहे हैं कि रिलेटिव चार्ज उसका। फिर आपका अगला देखिए, अगला क्या है यहाँ पे कि जो आपका क्या बोला था मैंने, जो मास है इनका वो लगभग लगभग इतना निकला। अभी हमने पिछले जो देखा था उसमें करा था इन्होंने, और जो उसकी मास यूनिट में हम देखेंगे तो वो लगभग इतना आता है। तो आपको पता ही है कि भाई साहब जो आपका मास रहेगा वो यूनिट में इतना रहेगा, और अप्रोक्स मास इसका हम देखेंगे तो 0 रहेगा। ठीक है, अब ये आप कह रहे होंगे कि सर ये मास क्या है और अप्रोक्स मास क्या है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये टेबल यहाँ से हम समझते हैं, और ये भाई टेबल यदि आप समझ गए तो आप समझिए आधी जंग ऐसे ही जीत गए। ठीक है, क्या है ये टेबल में मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को जो सिंबल है वो ई है, ये तो आपको पता है। साथ में जो इसका एब्सोल्यूट चार्ज है जो कि निकाला गया है चार्ज टू मास रेशियो को वो निकाल के और सारा एक्सपेरिमेंट करके मिलीकन के द्वारा और सब कुछ के द्वारा, तो ये लगभग लगभग हमारा आया कितना, 1.602176 इंटू 10⁻⁻19। ये तो हम बिल्कुल पता ही है हमको। ठीक है, और वहीं पे प्रोटॉन का कितना है, तो आपका इतना है। जस्ट इसका क्या है, वो बराबर है इन दोनों का चार्ज, लेकिन क्या है, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है। वहीं न्यूट्रॉन का जो सिंबल तो एन है, लेकिन इसके पास में चार्ज बिल्कुल नहीं है। अब बस बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, वो कहते हैं कि सर ये रिलेटिव चार्ज क्या होता है। देखो रिलेटिव चार्ज कुछ और नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यदि हम कंपेयर करें तो भाई कितना क्या मास है, वो चार्ज है, फिर प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से या फिर इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन से, तो उसका एक रिलेटिव निकाला गया कि रिलेट करके। तो रिलेट हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव आप ऐसे निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना, लगभग ये बना आएगा, और वो भी नेगेटिव का। फिर इसको हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव को बना जाएगा। वहीं पे न्यूट्रॉन का तो ऑलरेडी चार्ज 0 है, तो उसका रिलेटिव निकालने से कोई मतलब ही नहीं, तो इसका चार्ज 0 ही रहेगा। अब बात आती है भैया कि मास इनका केजी में कितना है। ठीक है, तो यदि केजी में इनका मास देखोगे तो लगभग लगभग इलेक्ट्रॉन का आपका इतना मास है, वहीं पे प्रोटॉन का आपको ये नंबर दिख रहा है। ये देखो, ये नंबर भी आपको याद नहीं करने, हमेशा एग्जाम में गिवन होते हैं। ठीक है, तो ये इसका इतना है, इसका इतना है, वहीं पे न्यूट्रॉन का इतना है। तो ये आपका केजी में इनके मास दे दिए हैं अलग अलग। अब एक चीज़ और आती भाई, क्या आती है कि मास यूनिट। अब ये मास यूनिट हमने जब चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि जो 1 मास यूनिट जो होता है, 1 यू जो होता है, वो कितना होता है, 1.6 में 10⁻⁻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 ⁻
मास यूनिट की वैल्यू। तो अब उसको हम देखा जाए तो भाई साहब इसका जो होता है लगभग लगभग किसका इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो यदि हम निकालें
तो वो आपका आता है इतना इतना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब इस नंबर को आप जो हमारा 1 यूनिट था ना उससे मल्टीप्लाई करा दो, मतलब कि 1.6 में 10 की पावर जो आपका 27 था ना उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, तो इतना जो है आपका क्या है, इसका मास है, मास यूनिट में लिखा जाए तो, ठीक है। बढ़िया। वहीं पे प्रोटॉन का इतना है देख ही रहा आपको, और न्यूट्रॉन का इतना है। अब इन दोनों का यदि हम अप्रोक्स मास निकालें तो अप्रोक्स मास इसका लगभग लगभग आता है भैया जीरो। अब ये जीरो हम क्यों कह रहे हैं यार, देखिए ऑलरेडी हमारा क्या है वो 10 की पावर -27 का वो चल ही रहा है, ठीक है, मतलब इतना कम, और फिर उसमें से इतना और भैया उसको मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या बचेगा उसका, बिल्कुल वजन ही नहीं समझ आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का इसलिए हम कह रहे हैं अप्रोक्स मास कितना है इसका, जीरो है लगभग। और प्रोटॉन का वहीं पे कितना है, एक हम मान लेते हैं, और वहीं न्यूट्रॉन का हम एक मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। और इन आपको एक चीज़ और हम बताएंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मिलके जो मास आपका आएगा उसी से आपका एक पूरे एटम का मास पता चलेगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे यहाँ पे अभी। तो ये क्लियर हुआ आपको। फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि डिफरेंट एटॉमिक मॉडल आपके प्रपोज करे गए एक्सप्लेन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इस चार्ज का, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या हो रहा था, अभी तक हम यहाँ पे ये तो समझ गए हैं कि भैया अलग अलग चार्ज हैं, अलग अलग मास हैं। तो फिर बड़ी समस्या ये आ रही थी कि यार एक एटम स्टेबल रहता कैसा, मतलब कि अब ये पॉजिटिव भी उतना ही है, नेगेटिव भी उतना ही है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके दोनों ब्लास्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर क्या है, अलग अलग लोगों ने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, अलग अलग मॉडल अपने प्रपोज करके। तो जिसमें से सबसे पहला जो मॉडल निकल के आया वो था किसका, जे जे थॉमसन का मॉडल। जे जे थॉमसन ने अपना 1898 में, मतलब कि 1898 में लगभग एक प्रपोज करा अपने एक मॉडल, जिसको इन्होंने स्फेरिकल शेप में बोला। इन्होंने कहा भैया एटम जो है वो स्फेरिकल शेप है कुछ इस तरीके से, और इसमें जो पॉजिटिव और आपका जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो कैसे हैं, एकदम इस तरह से छाए हुए हैं। मतलब एक आप देखिए जो क्या होता है आपका वाटरमेलन जो होता है, ठीक है, तो वाटरमेलन को आप जब काटते हैं तो उसमें कैसे बीज निकलते हैं आपके, ठीक है, वो कि इवेंचुअली या कह सकते हैं कि वो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, कहीं इधर है कहीं उधर है। तो उन्होंने कुछ ऐसे ही कहा कि भैया एक जो आपका एटम है वो एक वाटरमेलन की तरह है, उसमें जो पॉजिटिव जो स्फेयर है वो ये है आपका, है ना, मतलब इन्होंने पॉजिटिव स्फेयर कहा, उसमें भी इन्होंने ये नहीं कहा कि भैया वहाँ पे प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन को इन्होंने ऐसा नहीं कहा इलेक्ट्रॉन जैसा कि भाई साहब वो अपना कुछ ऐसा गोल है या कुछ भी है, इन्होंने बस ये कहा कि वो एकदम फैला हुआ है बस जो प्रोटॉन है या फिर जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे में, और इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से वहाँ पे बटे हुए हैं, जो कि सरासर एक रॉन्ग आपका कह सकते हैं क्या था, मॉडल था, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ फालतू की बातें बताई गई थी, क्योंकि रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन इसको आप याद कर लो, ध्यान में रख लो कि उन्होंने ये प्लम पुडिंग मॉडल बताया था ऐसा करके, ठीक है, वाटरमेलन से कंपेयर करके। इसमें इंपॉर्टेंट फीचर यही था कि इन्होंने ये मास जो बताया था एटम का वो अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। तो ये थोड़ी थोड़ी बात सही निकली थी इसकी कि भाई साहब जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट ये भी जब आगे हम पढ़ेंगे तो ये भी थोड़ी पूरी बात सही नहीं होगी, ठीक है। फिर इन्होंने मॉडल को एक्सप्लेन कर पाए थे न्यूट्रलिटी बताने में, भैया जो मॉडल जो है एटम जो है वो आपका न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रल इसलिए होता है वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो फिर थॉमसन को इसके लिए अवार्ड भी मिला, नोबेल प्राइज मिला उनको फिजिक्स में, है ना, 1906 में। और फॉर हिज जो है थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल जो गैसेस हैं उसके लिए, ठीक है, तो ये इन्होंने बताया हमको। अब आगे हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का आपका न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, मतलब कि ये बेसिकली क्या करेंगे, अब एक एटम के अंदर से जो न्यूक्लियर होता है, ठीक है, तो उसका यूज़ करके समझेंगे कि एटम का मॉडल कैसा बन सकता है, ठीक है। तो अब वो कैसे क्या होगा वो हम देखते हैं ज़रा।